हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 15 फरवरी है। यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं यह आप मई में होने वाली हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी परीक्षा 14-15 को प्रस्तावित है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कुछ मूल बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। ये एक अजीब तरीके का हल्ला जो है सोशल मीडिया में बढ़ा हुआ है कि एग्ज़ाम डेट क्योंकि आगे गई है तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बढ़ सकती हैं, यानी कि जो नए पद रिक्त हो रहे हैं उनको जोड़ा जा सकता है। ये डिमांड हालांकि बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा आयोग की जो वर्तमान समय में कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए यह प्रतीत नहीं होता है कि शिक्षा आयोग नए पद को जोड़ेगा। तो नए पद तो बिल्कुल भी आपके जुड़ने वाले यहाँ पर नहीं हैं। जितने पद हैं उन्हीं पदों पर यह परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि परीक्षा में अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 14-15 को आपकी परीक्षा है और अब इसमें लेस देन 90 डेज आपके बचे हुए हैं। तो ये भ्रम अगर आपके मन में है कि पदों की संख्या 2022 वाले विज्ञापन में बढ़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद आप ये लगा सकते हैं कि साल के अंत तक या फिर मध्य के बाद कभी भी एक न्यू वैकेंसी, न्यू एडवर्टीजमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। हालांकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितने पद रिक्त हो रहे हैं, तो उनकी संख्या, उनका अध्याचन आयोग के द्वारा मांगा गया है। लेकिन अभी ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये विज्ञापन कब आएगा। आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि 2025 में मध्य के बाद या फिर हो सकता है कि साल के अंत में ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिले। तो फिलहाल जो आपके सामने है आप उसका वेट करें। ये भी याद रखें कि 2022 की वैकेंसी है, परीक्षा 2024 तक नहीं हो पाई और अब 2025 में पहला महीना भी बीत चुका है, लगभग मध्य में होने जा रही है। तो लगभग 2.5 साल के बाद वैकेंसी के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। तो नए विज्ञापन के बारे में फ़िलहाल आपको ये भी पता है कि 2027 में चुनाव होने हैं, तो परीक्षा अगर नया विज्ञापन आएगा तो करवा ली जाएगी। लेकिन फिर भी जो अवसर सामने हो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। दूसरा एक सवाल कि क्या जीएस भी पूछा जाता है, तो नहीं, यहाँ पर जीएस को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक मूल बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जितने भी एस्पिरेंट हैं टीजीटी और पीजीटी वाले, दोनों इस बात पर जो है बहुत ही फोकस करें कि नंबर ऑफ़ सीट्स वैसे भी बहुत कम है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी कितनी हो रही है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में अगर कुल जोड़ के देखा जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि बालक वर्ग अलग होता है और इसी में बालिका वर्ग के भी विज्ञापन जारी होते हैं। तो बालक वर्ग में बालिका वर्ग वाली जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं, लेकिन बालक बालिका वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो बालक और बालिका को अगर जोड़ के देखा जाए तो कुल 3,539 पद हैं। कितने पद हैं? 3,539 पद, ये दोनों को जोड़ के हैं। अगर हम इसको अलग अलग कर लें, यानी कि मेल और फीमेल को देख लें, तो मेल कैटेगरी में आपको जो पद मिल रहे हैं ये 3213 हैं। कितने पद मिल रहे हैं? 3213 पद आपको टोटल मिल रहे हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज कितनी सीटें आ रही हैं? आरक्षित में कुल मिला के केवल 1840 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ओबीसी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो ओबीसी को 866 सीटें मिल रही हैं, एससी को 503 और एसटी को केवल 4 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करें तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो केवल 326 हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो जो अनारक्षित वर्ग है जनरल को केवल 212 सीटें हैं, ओबीसी को 83 है, 83, और एससी को दिया गया है 31। एसटी के लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो आप ऐसे तो पहले देख लीजिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स जिस कैटेगरी में आ रहे हैं कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, और इसके बाद आप ये आंकड़ा भी जरूर देख लीजिएगा कि आपको जो है कितनी सीटें मिल रही हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में आवेदन किए हैं तो कुल मिला के 511 सीटें हैं, इसमें जनरल को केवल 275 सीटें मिल रही हैं। हिंदी में 509 सीटें हैं, जनरल को केवल 294, और 508 सीटें गणित में हैं, जनरल को 296। 337 सीटें हैं सामाजिक विज्ञान में, 156,
और 157 सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा में केवल 58 सीटें जनरल को। तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। संगीत ज्ञान में तो केवल 6 सीटें मिल रही हैं। और सबसे अधिक जो मुझे लगता है ना कंपटीशन है वो 2 जगहों पर होता है, हिंदी और सामाजिक विज्ञान में, और साथ ही साथ कला वर्ग में जो बच्चे होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हिंदी में देख लीजिए 294 सीटें हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, लगभग 13 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। तो आप पूरी लिस्ट आपके सामने मैंने रख दी है, इस लिस्ट को आप देख लीजिए। बालिका वर्ग में तो स्थिति और भी खराब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बालिका वर्ग में इंग्लिश में 46 सीटें, तो जनरल को 36, 48 सीटें हिंदी में, जनरल को 33, गणित में केवल 17 सीटें हैं जनरल के लिए, सामाजिक विज्ञान में 28 सीटें हैं, संस्कृत में 18 है, और शारीरिक शिक्षा में 8, विज्ञान में 25। तो कुल मिला के आप नंबर आप पहले सीट्स देखिए और फिर आप ये तय करिए कि जो समय अभी आपके पास है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बहुत कम है, और अगर आपको अभी नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम करिए और आराम से ज़िंदगी तो बीती रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी बातें समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। अब रही बात ये कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, कि अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझते हैं तो फिर परीक्षा में कैसे बैठेंगे और परीक्षा क्रैक कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर टीजीटी के बारे में। जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको जो वहाँ पर समय मिलेगा, ड्यूरेशन समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। 2 घंटे में ही निर्णय हो जाएगा कि आप आगे क्या बनने वाले हैं। वैसे भी यूपी में जो टीजीटी का शिक्षक होता है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, जिम्मेदारियाँ आपकी कम होती हैं, आपको देश के भविष्य से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने हॉबीज़ को समय दे सकते हैं, आप तीर्थाटन कर सकते हैं, देशाटन कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत शानदार मिलती है। टीजीटी में जो स्टार्टिंग हो रही है वो 70+ हो रही है, 70+, और बहुत ही जल्दी ये 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो बहुत ही शानदार सैलरी भी होती है। तो खैर, अगर आप चाहते हैं कि सब आपको मिले तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो 125 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। 125 प्रश्न, ये सभी जो है एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और ध्यान देना कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और एक प्रश्न आपका होगा 4 अंक का, ठीक है। टीजीटी में एक प्रश्न 4 अंक का होता है, पीजीटी में एक प्रश्न 3.4 अंक का होता है। तो टीजीटी में 4 अंक, यानी कुल मिला के 500 अंकों की परीक्षा होती है। केवल आपका जो है रिटन एग्जाम होगा और यहीं से आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बना ली जाती है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है, ठीक है। रही बात पीजीटी के बारे में भी आपको बता ही देते हैं। पीजीटी में कुल मिला के समय वही मिलेगा, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, प्रश्न भी वही रहेंगे सेम 125 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे, लेकिन प्रति प्रश्न जो अंक आपको मिलेगा वो 3.4 अंक मिलेगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 425 अंकों की आपकी परीक्षा करवाई जाती है। हालांकि जो फाइनल मेरिट है वो 500 अंकों पर बनेगी। इसमें इंटरव्यू भी आपका शामिल है, इंटरव्यू रहेगा 50 नंबर का। और जो अगर आपने यहाँ पर ना बीएड किया हुआ है, क्योंकि बीएड यहाँ पर एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है, अभी बीएड जो है नेसेसरी क्वालिफिकेशन में नहीं आता है। अगर आपने बीएड किया है, आपने पीएचडी किया है, आपने एमएड किया है, तो आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है 25 नंबर तक का, और इसके बाद 500 नंबर पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाती है। कितने प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, तो ध्यान देना कि अभी तक का जो रिकॉर्ड है, मतलब जब सीटें ज़्यादा होती थी तब भी लोग कम से कम 115 प्रश्न तक सही करके आते थे। सोचो कि बहुत ही हाई, मतलब कुल मिला के 125 प्रश्नों में 115 प्रश्न तक अभी तक लोग सही करके आते थे। हालांकि सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो अलग अलग कट ऑफ जाती है, कुछ में तो 100 प्रश्नों पर भी आपका चयन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं संस्कृत वगैरह में तो 120 प्रश्नों पर जाकर चयन हुआ है, क्योंकि जैसी सीट्स रहती है उस हिसाब से कंपटीशन भी होता है। सीट्स अगर बहुत कम है, आप यहाँ संस्कृत में देख सकते हैं कि जब सीटें इतनी कम रहेंगी तो क्या स्थिति होगी। संगीत ज्ञान में 6 सीटें हैं, उर्दू में 6 सीटें हैं, 2 सीटें हैं संगीत वादन में। इसके अलावा आप सीट्स देख लीजिए, तो मतलब कि मिनिमम कितने प्रश्नों पर आप सेफ रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम को मिनिमम मान के चलिए, कम से कम आपको 125 प्रश्नों में कम से कम 115 प्रश्न तो आने ही आने चाहिए, ठीक है।
10 प्रश्नों में ही केवल गुंजाइश रहनी चाहिए, बाकी तो सही होंगे तभी आपका हो पाएगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है और आपके पास कितना समय बचा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ और आज के दैनिक रोजगार समाचार में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई आपको बता देते हैं। कौशाम्बी से एक विज्ञप्ति जारी हुई है। तो कौशाम्बी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई है और ये जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए पद है, कुल मिला के 3 पद हैं और पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए 5 पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 2 पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए 4 पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए 6 पद। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के लिए 3 पद हैं। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका गृह शिल्प के लिए 6 पद हैं। लेखाकार के लिए 2 पद यहाँ पर आपके हैं और आपको मानदेय यहाँ पर मिलता है क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी होती है। और काउंसलिंग की जो तिथि है वो 22 फरवरी है, ध्यान रखना 22 फरवरी को आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। और यहाँ पर विषयवार जो आरक्षण दिया गया है वो आप देख सकते हैं। कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर लगा दी गई है। तो 53.62 जनरल की कट ऑफ गई है। ओबीसी की भी सेम गई है, लगभग 53.34 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। और एससी की भी लगभग सेम है, मान चलिए 52.13 गई है। तो यहाँ पर ये आवेदन लिए गए थे और यहाँ पर अब इसकी काउंसलिंग जो है वो करवाई जा रही है। तो ध्यान देना ये कि मतलब जो कट ऑफ जाता है ना उसके बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। जो केवल महिलाएं ही यहाँ पर आवेदन कर पाती हैं और कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाती है क्योंकि आवेदक हर जगह बहुत ज़्यादा है। मतलब 10,000 की नौकरी है ना, उसके लिए भी आवेदन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं आज से स्टार्ट हो रही हैं। खैर पता होना चाहिए आपको, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो शामिल हो रहे हैं। तो परीक्षाएं जिनके भी घर से बच्चे शामिल हो रहे हैं सभी को शुभकामनाएं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो परिणाम अच्छा रहेगा, इसका फ़ायदा आगे मिलेगा आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि योग केंद्र शैक्षणिक संस्थान नहीं हो सकते हैं। ईसा फाउंडेशन के खिलाफ नोटिस रद्द करने के 2 साल बाद अपील पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई गई है। अदालत ने कहा कि याचिका नौकरशाहों का दोस्ताना मैच जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मुहर चाहते हैं। खैर ये जो ईसा फाउंडेशन है आप जानते होंगे, ये सदगुरु का एक फाउंडेशन है और इस पर कुछ मामला चल रहा था तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उस पर। लेकिन ये खबर तो काफ़ी जो है चर्चा में है और इस पर आपकी क्या राय है मैं जानना चाहूँगा। एक यूट्यूबर है, देखो क्या होता है ना कि जब भी आप जिस भी समाज में रहें उस समाज की कुछ नियमावली होती है, उसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं चाहिए क्योंकि एक अघोषित नियम होता है कि आप उन नियमों का पालन करें और ये बिल्कुल सही बात है। इसी को मर्यादा कहते हैं। तो मर्यादा के अंदर ही रहना चाहिए। कुछ मर्यादाएं तो बिल्कुल तय होती हैं, जैसे कि इस यूट्यूबर ने जो बातें कही थी वो तो भाई मेरे लिए तो अक्षम्य है। कोई ये कैसे कह सकता है कि अपने माता पिता के जो मतलब रिलेशंस हैं उनके इंटीमेट, तो मतलब सोचते हुए भी शर्म आती है। और यहाँ पर इसको इन्होंने कहा था कि डार्क कॉमेडी, ये डार्क कॉमेडी है, ये तो मतलब वाहियातपन है। फिलहाल यूट्यूबर रणबीर की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। और अगर आप नहीं जानते ना इस पूरे मैटर को तो आप एक बार सर्च कर लेना। इसने बहुत ही वाहियात सवाल किए थे और इसके बाद अब इसका जो शो है वो बंद हो चुका है। और इसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर भी शामिल थे जिनको लोग बड़ा अप्रिसिएट करते थे, जैसे कि आशीष चचलानी भी इसमें शामिल था। तो लोग कहते थे ना कि भाई बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन इसने तो हद ही कर दी। खैर इनका कैरियर भी लगभग अब समाप्ति की ओर है और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया ने, अब देखो इलाहाबादी मुझे लगता था ना कि इलाहाबाद का है, ये इलाहाबादिया इलाहाबाद से इसका कोई संबंध नहीं है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के दौरान अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर खुद के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते सुप्रीम कोर्ट दरवाजा इसने खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसे 2-3 दिन में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो मतलब इन्होंने प्रायोरिटी के तौर पर कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप इनको जो है कंबाइन कर दीजिए। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। कोई भी बात हो, लेकिन फ़िलहाल इस तरीके की मतलब टिप्पणी सभ्य समाज पर बहुत ही असभ्यतापूर्ण लगती है। बड़ी अजीब बात है कि मतलब लोग पैसा कमाने के लिए कितना
अपना जो मानसिक स्तर है वो कितना गिराएंगे। तो खैर यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग वेट कर रहे हैं LT ग्रेड के बारे में, उनके लिए ये खबर थोड़ी सी काम की हो सकती है। अब LT ग्रेड के लिए जो अध्याचन है ये दोबारा से मांगे गए हैं। अब ई अध्याचन का प्रारूप जो है वो तय कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरी की ईमेल ID जो है उस पर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो बहुत ही जल्द आपको LT ग्रेड की वैकेंसी मिलेगी। बहुत जल्द का मतलब ये मत समझ लेना कि अगले सप्ताह, बहुत जल्द का मतलब है कि 2-3 महीने तो लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रारूप जो है वो जारी किया गया है और अब ई अध्याचन प्राप्त होगा। देन आफ्टर LT ग्रेड का जो विज्ञापन है वो आपको मैंने कहा था ना कि मई जून में देखने को मिलेगा, तो मई जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहिए और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।